लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते होंगे और यकीनी तौर पर लेक्चरार उर्दू के इम्तिहान की तैयारी करते होंगे। जी, सबसे पहले तो माज़रत के तवील अरसा, मैं तवील अरसा कहूँगा क्योंकि जहाँ रोज़ का साथ था आपके साथ, वहाँ अगर 1 महीने का गैप भी आ जाए, फ़ासला दरमियान में पैदा हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है कि फिर माज़रत तो बनती है। लेकिन वजूहात कुछ ऐसी थीं कि वीडियोज़ में अपलोड ना कर सका और मैं उसके लिए आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह अब इरादा ये है कि रोज़ाना नहीं तो कम अज़ कम भी जैसे आज एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो कल नहीं करूँगा तो परसों करूँगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर गैप आया भी, अगर फ़ासला आया भी तो 1 दिन का आएगा इंशाअल्लाह। और कोशिश तो ये होगी कि 1 दिन का भी ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार किया है और मैं भी बहुत अरसे से फिर वही बात कि अरसा यानी 1 माह, लेकिन अरसा मुझे लग रहा है मैं आपसे दूर रहा हूँ। जब तक चैनल का सिलसिला था, आप वीडियोज़ देखते थे, आप अपनी तरफ से रिस्पॉन्स देते थे, बताते थे कि वीडियो कैसी लगी और पुरज़ोर मुझे इस दरमियान फ़रमाइशें आती रहीं कि सर वीडियोज़ बनाएँ और लाज़िमन बनाएँ। लेकिन जो सैलाब का मामला था और जो बारिशों पूरे मुल्क में जो बारिशों ने जो तबाही मचाई, लोगों के घर गिर गए और कई और तरह के मसाइल हुए। बहरहाल अब उनका क्या ज़िक्र करना। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और महफूज़ रखे। आपकी दुआओं से मैं भी महफूज़ हूँ। लेकिन ये है कि अब जो हो चुका, यानी जो गैप हो चुका, उसको तो भरा नहीं जा सकता। अलबत्ता उसकी जगह पर हम कोशिश कर सकते हैं कि जितनी वीडियोज़ हम उस अरसे में अपलोड करते, अब जल्दी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। जी, तो चलते हैं आज के अपने इस मौज़ू की तरफ और मौज़ू हमारा वही कि लेक्चरार उर्दू के जो कैंडिडेट्स हैं, जो इस इम्तिहान में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया और अगर दिया भी है तो वो कामयाब नहीं हो पाए, तो कौन-सी बातें होती हैं, कौन-सा सवाल हो, कैसा सवाल हो तो उसका कैसा जवाब दिया जाए। बहरहाल इस मौज़ू पर आपसे बात हो चुकी है। आप देख रहे हैं इस वक्त लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और अब रोज़ाना ये चैनल देखिएगा, क्योंकि अब रोज़ाना इंशाल्लाह इस पर कोई ना कोई वीडियो आपके काम की, और अगर काम की ना हो तो दूसरी वीडियो इस चैनल की आप ना देखिएगा। मैं शायद पहला आदमी हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपसे मैं ख़ुद कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी ना लगें, आपको लगे कि मैं आपका वक्त ज़ाया कर रहा हूँ और जितना वक्त आपने मुझे दिया 15 मिनट 20 मिनट जितना भी, अगर उसमें मैंने काम की बात आपको नहीं बताई तो बेशक आप अनसब्सक्राइब कर दें चैनल को और ना देखें। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन देखिएगा। आपका रिस्पांस इसी तौर मुझ तक पहुंचता है। 7वां इंटरव्यू आपके लिए मैं लेकर आया हूं और देखिएगा कि ये इस इंटरव्यू में सवालात कौन से किए जा रहे हैं और उनके सवालात के जवाबात। इससे पहले कि हम आज का इंटरव्यू शुरू करें, आपके लिए ये बात मैं बताता चलूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो इंटरव्यूज़ पेश किए जाते हैं, इसमें इंटरव्यूज़ में उस फ़र्द, फिर वो मेल है कि फ़ीमेल है, उसका नाम तब्दील किया जाता है। वो नहीं होता जो हकीकी तौर पर उस शख्सियत, उस शख्स, उस फ़र्द का नाम होता है जो कि जिसका ये इंटरव्यू है। उसके अलावा शहर का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और बाज़ औक़ात एमए का साल हम बदल देते हैं। ठीक है जी, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, हम ये इसलिए करते हैं ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। देखिए, हमारा और आपका मतलब उस शख्सियत, उस शख्स के नाम से नहीं है, हमें उन सवालात और उन जवाबात से मतलब है जो हमारे काम के हैं और वो आपके लिए पेश किए जा रहे हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू हम तक पहुँचाया, हमें दिया। और अब चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। उम्मीदवार कमरे में दाखिल होते ही अस्सलामु अलैकुम सर कहती हैं। पैनल: वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। उम्मीदवार: जी सर, शुक्रिया। पैनल: आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, इजी हो जाएं।
उम्मीदवार सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू है, शायद इस वजह से थोड़ी घबरा रही हूँ, अब ठीक हूँ। पैनल ने पहला बाकायदा सवाल किया कि अपना तारुफ़ करवाएं। उम्मीदवार सर, मेरा नाम रिज़वाना अहमद, मैं बता चुका हूँ ये फ़र्ज़ी नाम है। सर, मेरा नाम रिज़वाना अहमद है। मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से 2015 में एमए उर्दू की सनद हासिल की। इससे पहले अंग्रेज़ी में एमए कर चुकी थी। उर्दू मेरा दूसरा इंतखाब था। 3 सालों से एक दरमियाने प्राइवेट इदारे में उर्दू पढ़ा रही हूँ। सर, मैंने जब एमए उर्दू किया था तो सोचा था कि लेक्चरार बनूँगी। अब तक ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, लेकिन मुझे यकीन है कि ये ख्वाब एक दिन हकीकत ज़रूर बनेगा। पैनल का सवाल है, आपने ख़ुद ही बताया कि आप उर्दू से पहले अंग्रेज़ी में एमए कर चुकी हैं। इस वक्त आप उर्दू के लिए इंटरव्यू दे रही हैं। क्या अंग्रेज़ी अच्छा मज़मून नहीं है? देखिए, हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो ना सिर्फ एमए उर्दू हों बल्कि एमए अंग्रेज़ी भी हो सकते हैं, एमए सोशियोलॉजी। जैसे आप मेरी मिसाल ले लें कि मैंने एमए सोशियोलॉजी भी कर रखा है, और आपको ज़्यादा हैरत होगी कि बी ऑनर्स मेरा उर्दू में ही है और एमए ऑनर्स भी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने बीकॉम भी किया था, ठीक है। तो कई वजूहात होती हैं, दिलचस्पी की बात होती है तो आदमी मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स की तरफ भी जाता है। लेकिन देखें, ये जो कैंडिडेट हैं इनकी क्या खूबी है, कुछ ऐसा इंटरव्यू में पेश करना होता है जिसमें आप जो पैनल है उसको मुतासर कर पाएँ। अब ना ज़्यादा छोड़नी है और ना निपातुला अंदाज़ जो है वो पेश करना है, बल्कि जो सच है, देखिए ऐसा सच जिस पर आप को शर्माने की ज़रूरत ना हो, ऐसा शख्स, ऐसी हकीकत जिसको बताने में और जो अगर सामने आ जाए तो आपको शर्मिंदगी ना हो, तो उसको बता देना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ये ना बताती, देखिए नेगेटिव पॉइंट है ना, मनफी एक नुक्ता है कि आप एमए उर्दू करती हैं और उससे पहले आपने एमए अंग्रेज़ी कर रखा है। और देखिए, पैनल का सवाल क्या था कि आपने खुद ही तो कहा कि आपने उर्दू से पहले अंग्रेज़ी में एमए किया, और इंटरव्यू आप उर्दू के लिए दे रही हैं। तो यहाँ पर सवाल आता है कि क्या वाक़ई अंग्रेज़ी अच्छा मज़मून नहीं है? तो देखिए, अब क्या जवाब आपके पास जवाब होना चाहिए। अगर आप हकीकत बता रहे हैं तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी पॉइंट हो सकता है, यानी मनफी भी हो सकता है और मस्बत भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मस्बत पॉइंट हो, मस्बत तासुर जाए पैनल की तरफ, तो ज़रूरी है कि आपका जवाब मस्बत हो। अब देखें इस उम्मीदवार का जवाब क्या है। सवाल ये किया गया है कि आपने उर्दू से पहले अंग्रेज़ी में एमए किया है और इस वक्त आप उर्दू के लिए इंटरव्यू दे रही हैं। क्या अंग्रेज़ी अच्छा मज़मून नहीं है? तो जवाब ये क्या देती हैं, सर अच्छा मज़मून है लेकिन मेरे लिए नहीं है। देखिए, जो दुनिया के लिए दुरुस्त बात हो, लाज़िम नहीं है कि वो आपके लिए भी दुरुस्त हो। तो इनका जवाब देखिए कि सर अच्छा मज़मून है लेकिन मेरे लिए नहीं है, और इस बात का अंदाज़ा मुझे अंग्रेज़ी में एमए करने के दौरान ही हो गया था। इस पर पैनल की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, रद्द-ए-अमल क्या होता है? वो पैनल हैरत है, आपने अंग्रेज़ी मज़मून का इंतख़ाब ही क्यों किया फिर? यानी जब आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपकी दिलचस्पी नहीं थी, आपको उर्दू में आना था, तो आपने इस मज़मून का इंतख़ाब ही क्यों किया? देखें, क्या जवाब हो सकता है इसका? या उनका जवाब क्या था? वो जवाब देती हैं कि सर मेरी वालिदा चाहती थीं कि मैं अंग्रेज़ी में एमए करूँ। दरअसल जब वो तालिबा थीं, यानी जब वो पढ़ती थीं, तो ये ख़्वाहिश उनकी थी कि वो अंग्रेज़ी में एमए करें, लेकिन किसी वजह से उनकी ये ख़्वाहिश पाया तकमील तक ना पहुंच सकी। उन्होंने चाहा कि मैं उनकी इस ख़्वाहिश को पूरा करूं, जबकि इस मज़मून से मेरी ऐसी वाबस्तगी कभी नहीं रही थी कि इससे अपना मुस्तकबिल मुंसलिक कर लूं, लेकिन वालिदा को इनकार ना कर सकी। बावजूद कोशिश के मैं इस मज़मून में वो कारकर्दगी ना दिखा पाई जो कामयाबी के लिए ज़रूरी थी। इसलिए मैंने अगली बार अपने दिल की सुनी और एमए उर्दू में दाखिला ले लिया, और आज
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो डिग्री है, वो सनद है जो मुझे हमेशा से पसंद थी। देखिए अब इन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि सर मैंने एमए अंग्रेज़ी किया, लेकिन वो मैंने अपनी वालिदा के इसरार पर किया क्योंकि वो चाहती थी कि मैं करूँ। देखिए बाज़ फ़ैसले हम ज़िंदगी के करते हैं ना ऐसे, कि जो बड़ों की तरफ से हम मजबूर किए जाते हैं, उनकी ख़्वाहिशात का दिल से ही एहतराम करते हैं, लेकिन दिल नहीं चाह रहा होता वो कुछ करने को, लेकिन हम कर गुज़रते हैं। तो इन्होंने भी एमए किया, लेकिन जल्द ही ये कहती हैं कि मैं जान चुकी थी कि ये मज़मून मेरे लिए नहीं है। तो अगर ऐसा कोई जवाब, ऐसा कोई मस्बत जवाब आपके पास मौजूद है, तो आप अपनी डिग्रीज़ के मुतल्लिक बता सकते हैं। देखें, आपने कोई जुर्म नहीं किया। इंसान मुख्तलिफ़ रास्तों पर ज़िंदगी में गुज़रता है, मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रता है, मुख्तलिफ़ राहों का इंतख़ाब करता है और बीच राह में उसको ये ख़्याल आता है, उसे पता चल जाता है कि रास्ते पर जिस रास्ते को मैंने सीधा रास्ता समझकर इख्तियार किया था, दरहकीकत ये मेरे घर को जाता ही नहीं है, ये किसी और इलाके को जाता है। तो हम क्या करते हैं, चलते ही नहीं रहते, वहाँ से वापस मुड़कर वापस आ जाते हैं। तो इन्होंने भी ये किया और आपने भी अगर ऐसा किया है कि आप, जैसे मैंने आपको अपनी मिसाल दी ना, आप समझते हैं जिन्होंने कमीशन क्लियर किया वो कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है, नहीं भाई, आप जैसे ही लोग हैं हम, और कोई ख़ास बात हम लोगों में नहीं है, या मुझ जैसे जो दूसरे लोग हैं जो प्रोफेसर बन चुके हैं, जो लेक्चरार बन चुके हैं, उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि जो आपके अंदर ना हो, आपके अंदर भी है। देखें, इंटरव्यू हकीकतन बात है, दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त बात का दुरुस्त अंदाज से जवाब देना, पॉइंट टू बी नोटेड, यानी दुरुस्त वक्त पर आपसे सवाल किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि सवाल को समझते ही नहीं है, और मिसाल के तौर पर अगर हयात जावेद के हवाले से मालूम किया जा रहा है कि हयात जावेद जो है वो अब वो सवाल कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जी जी सर, सर सैयद की समान है। तो हो सकता है वो आपसे पूछें कि हयात जावेद भी उस शख्सियत ने किताब लिखी है, लेकिन उसके अलावा एक और किताब भी उन्होंने लिखी है, हयात सादी। ठीक है जी, तो यादगार गालिब। ठीक है जी, तो अब यादगार गालिब जो है वो किताब भी उस शख्सियत ने लिखी है। आप शख्सियत का नाम बताएं। आपने तो झट से कह दिया सर सैयद। आधा जवाब तब दुरुस्त हो जाता है जब आप गौर से सवाल को सुनते हैं, तो आधा जवाब आपके जहन में बन जाता है। ठीक है जी, तो अब इस तरह की चीज़ें मैं जानबूझकर भी आपको दरमियान में बताता जाता हूँ, ताकि आपको इंटरव्यू के दौरान किसी तरह की भी मुश्किल ना हो। तो अगर ऐसा कोई सवाल हो, तो जिस तरह इस खातून ने जवाब दिया है और बड़ा मस्बत अंदाज से और ख़ूबसूरत अंदाज से जवाब दिया है, तो बिल्कुल इसी अंदाज से आपको भी जवाब देना है। अच्छा जी, पैनल का अगला सवाल क्या था उनसे? अंग्रेज़ी उर्दू की निस्बत मुश्किल मज़मून लगा आपको? अच्छा, उनको यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि माशरे में इंग्लिश की देखें तो बज़ाहिर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लोग समझते हैं कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको कुछ नहीं आता। आप भला के ज़हीन हो उर्दू में, लेकिन अगर आपको अंग्रेज़ी के चंद लफ्ज़ नहीं आएँगे, आप अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको ज़हीन तसव्वुर नहीं किया जाएगा। ये मेरे माशरे का अलमिया है। तो बहरहाल इन्होंने क्या सवाल किया कि आपने जो छोड़ा तो क्यों छोड़ा? देखें, इख्तियार तो किया ना वालिदा के कहने पर, अब क्यों छोड़ा? क्या वजह हुई? तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि अंग्रेज़ी मुश्किल हो, उर्दू चलें इस हवाले से तो हमारे लिए आसान है ना, कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, बाज़ लोगों की मादरी ज़बान है। ठीक है, तो जितनी भी मुश्किल हो, अंग्रेज़ी की निस्बत हमारे लिए आसान है। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी उर्दू की निस्बत आपको मुश्किल मज़मून लगा था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सर, शायद हर वो मज़मून मुश्किल होता है जो हमारे मिज़ाज के मुताबिक ना हो, इसलिए मेरे लिए अंग्रेज़ी वाक़ई मुश्किल मज़मून था। देखें, असबात में सर भी हिलाया, बात भी की और कहा भी कि हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि शायद मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ ना आए। अब देखें, अगर आप किसी हाथी से कोई चूंटी कहे कि अच्छा जी हाथी मियाँ, तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं है, तुम में तो इतना हुनर नहीं है कि देखो मैं दीवार पर चढ़ सकती हूँ, तुम भी तो चढ़ के दिखाओ। तो हाथी तो दीवार पर नहीं चढ़ सकता। तो चूंटी अब उसे ये कहे कि तुम लूज़र हो और मैं विनर हूँ,
ऐसा तो नहीं है ना चूंटी में दीवार में पर चढ़ने की काबिलियत मौजूद है, जबकि हाथी ऐसी हज़ारों चूंटों को मसल सकता है अपने एक पाँव के नीचे, तो उसके अंदर ये ताकत, ये क़ुव्वत मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि हर शख्स की एबिलिटी, हर शख्स की काबिलियत, सलाहियत अलग होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है कि अंग्रेज़ी मुश्किल हो क्योंकि मुझे नहीं आती या वैसी नहीं आती। तो ज़ाहिर है जो चीज़ ना आती हो तो वो तो मुश्किल होती है। तो पैनल इनकी गुफ्तगू सुन रहा था और ज़ाहिर है कि ये अच्छी गुफ्तगू फरमा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी उर्दू अच्छी है, लिखती भी हैं? इन्होंने जवाब दिया, जी सर, मैं नसर निगार हूँ, मेरे उर्दू अफ़सानों की एक किताब भी शाया हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर वो क्या करती हैं कि पैनल में मौजूद माहिर मज़मून को अपनी किताब पेश करती हैं। ये चेयरमैन साहब बैठे हों या कोई भी, बहरहाल आप उनके सामने अपनी किताब पेश करते हैं। यहाँ पर किताब का ज़िक्र निकला है तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा। देखें, अगर आपने ज़िंदगी में कभी नज़में कही हैं, गज़लें कही हैं, शेर कहती हैं या कहते हैं, और अगर आप अफ़साने लिखते हैं या इवन कुछ नहीं करते, तर्जुमा करते हैं, ठीक है, वो भी एक बहरहाल मुश्किल काम है, लेकिन एक तख्लीकार होने की निस्बत कुछ लोगों को लगता है कि मुश्किल नहीं है तर्जुमा करना। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है। तो जो भी काम आप लोग अदब के हवाले से कर चुके हैं, उस काम को पैनल के सामने पेश कीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप चाहते हैं कि अब हम क्या करें, अपनी किताब कैसे छपवाएं और कैसे पेश करें, तो देखें, ये पैनल को भी मालूम है कि किताब का छपना ना छपना हमारे वतन अज़ीज़ में ज़ाहिर है कि पैसों से मुंसलिक है। जिस तरह जब आप लेक्चरार बन जाते हैं तो या आप किसी भी पोस्ट पर आ जाते हैं तो एक सीनियरिटी लिस्ट बनती है, उसके हवाले से आपकी काबिल, आप अगर पीएचडी हैं और आपके जो सीनियर लेक्चरार साहब हैं वो अगर उन्होंने एमए किया हुआ है और आपसे 100 नंबर, उनका नंबर पहले मौजूद है कतार में, वो आपसे पहले हैं, आपसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया है, तो प्रमोशन उनका होगा। यानी आपकी सलाहियत, काबिलियत, आपकी डिग्री पर आपका प्रमोशन नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह उनको मालूम है कि आप, शेर कहना एक सलाहियत है, नस्र लिखना एक सलाहियत है। अगर आप कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो अगर ऐसा है जो आपको लगता है कि मैं किसी को दिखा सकता हूँ, दिखा सकती हूँ, तो अपने साथ वो ले जाइए। कंप्यूटर सबके पास मौजूद है, लैपटॉप सबके पास मौजूद है तकरीबन, नहीं तो मोबाइल तो सबके पास मौजूद है। उन चीज़ों को कंपोज़ कीजिए और अगर आप शेर कहते हैं तो एक तरह से उसको शायरी की किताब की शेप में उसको लाएं और उसको प्रिंट करवाएं और एक फ़ाइल बनाएं। अगर आप पैसों से चीज़ें नहीं बनवा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अपने साथ उन चीज़ों को लेकर जाएं, वो पेश करें। अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो अपना मकाला पेश करें, आप अफ़साने लिखते हैं तो अपने अफ़साने ले जाएं अपने साथ, लेकिन जिस सिन्फ़ में भी आपने तबाह आज़माई की है, उस सिन्फ़ के हवाले से जब गुफ्तगू हो तो आप सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें। देखिए, आप लिख रहे हैं, दूसरे तालिब इल्म जो हैं वो उस सिन्फ़ को पढ़ते हैं, आप उस सिन्फ़ में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस सिन्फ़ को ज़्यादा जानते हैं, तो ज़्यादा गुफ्तगू करना भी आपका हक़ है। तो जब आपसे इस तरह की कोई गुफ्तगू की जाए आपके ही अफ़सानों के हवाले से, जैसे मैं अपनी किताब लेकर गया था, बल्कि मेरी 2 किताबें थीं, जब वो एक तहकीकी मकाला था जो 2014 में छपा था और एक शायरी का मजमुआ था मेरा। तो ये दोनों किताबें मैं लेकर गया था। अब इन किताबों ने मुझे एक पैनल पर एक अच्छा तासुर भी छोड़ा और मेरे लिए मुश्किल भी पैदा की। मुश्किल ये पैदा की कि कम उम्र के बायस उनको ये लगता है, अगर आप नौजवान हैं तो वो समझेंगे कि हो सकता है कि किसी और ने लिख कर दिया हो सकता है कि देखें, कुछ लोगों की तहरीरें बोलती हैं, उनकी शख्सियत नहीं बोलती। ठीक, तो आप तो उस वक्त तो बहरहाल जब हम पैनल के सामने मौजूद होते हैं, इंटरव्यू हॉल में होते हैं, तो बड़े मोहतात अंदाज से और बड़े शाइस्ता अंदाज से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर कुछ भी गुमान किया जा सकता है। तो बहरहाल मैंने जब वो किताबें पेश की तो उन किताबों ने मुझे फ़ायदा भी दिया और नुकसान भी दिया। फ़ायदा ये दिया कि अच्छा तासुर पड़ा कि इन्होंने, देखें, एक शख्स
एमए कर चुका है वो भी इंटरव्यू में आया है। अब उसके लिए एमए सिर्फ रोज़गार का ज़रिया है, वो उस्ताद बनना चाहता है या ख्वाहिश की तकमील का एक ज़रिया है, ठीक है। उसका एम क्या है, मकसद क्या है, उस्ताद, लेक्चरार बनना, प्रोफेसर बनना। एक शख्स एमए करता है, उसका पर्पस भी यही है, उसका मकसद भी यही है कि वो उस्ताद बने, लेकिन साथ साथ वो अफसाने भी लिखता है, साथ साथ वो शेर भी कहता है। मिसाल के तौर पर या सिर्फ अफसाने लिखता है या सिर्फ शेर कहता है, किसी भी सिन्फ में वो लिखता है। अब लिखना एमए की उस हद में नहीं आता कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप लेक्चरार नहीं बनेंगे, लेकिन ये बात हमें ये बताती है कि इस बंदे के अंदर उर्दू के हवाले से एक और सलाहियत मौजूद है। तो अगर आपके पास ये सलाहियत मौजूद है तो पहली फ़ुर्सत में इसको कैश करवाइए। और कैश कैसे करवाएंगे कि अपनी वो तमाम मतबूआ या गैर मतबूआ चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं वो अपने साथ लेकर जाएं। बेहतर है कि कंपोज सूरत में लेकर जाएं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, पैसे नहीं है कि कंपोज करवा सकें, अगर आपको कंपोजिंग करवानी हो और कहीं पर कोई बंदा आपको नहीं मिल रहा, और तो फिर आप मुझसे इस हवाले से गुफ्तगू कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस झंझट में ना पड़िए, आप ख़ुद कंपोज कीजिए अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद है, ठीक है। बहरहाल किसी तरह से भी वो कंपोज करवाइए। कंपोज नहीं हो सकता तो उसको अच्छी राइटिंग में अच्छी लिखाई हो आपकी, उसमें लिख कर फ़ाइल लीजिए, 10-20 रुपए में बाज़ार से मिल जाता है, उसमें उसमें उसको कंपाइल कीजिए और अपने साथ ले जाइए और कहिए कि सर मैंने अदब के हवाले से ये थोड़ा सा काम किया है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये दिखाऊँ, ठीक है। तो अब उनको पता है ये फ़िलहाल स्टूडेंट हैं और इनके पास इतने पैसे हैं नहीं कि ये जो है वो किताब को छपवा सकें, लिहाजा ये अपनी किताब इस तरह लाए हैं। तो ये ना समझे कि जब तक किताब छपी हुई ना हो तब तक जो है वो तासुर अच्छा नहीं छोड़ती, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। अपने साथ अपनी चीज़ें बहरहाल बिल्कुल लेके जाएँ। तो ये जो ख़ातून है ये कहती है मैं नस्र निगार हूँ और उर्दू में अफ़सानों की किताब भी शाया हो चुकी है और ये माहिर मज़मून को अपनी किताब भी पेश करती हैं। माहिर मज़मून बग़ौर किताब को देखते हुए क्या कहते हैं, माशाअल्लाह आपके अफ़सानों का मरकज़ी मौज़ू क्या है। देखिए वो अफ़साने लिखती हैं तो उनसे अफ़सानों के हवाले से बात की गई। आप शेर दिखाएंगे तो हो सकता है आपसे शायरी के हवाले से गुफ्तगू की जाए। सर मैंने कई मौज़ूआत पर अफ़साने लिखे हैं लेकिन औरत मेरे अफ़सानों का अहम मौज़ू रही है, शायद इसलिए कि मैं ख़ुद इस जिन्स से ताल्लुक़ रखती हूँ और या इसलिए कि इस जिन्स से वाबस्ता मसाइल के लिए लिखने की ज़रूरत है। आप शायरी की तरफ क्यों नहीं आईं? क्या आपको शायरी पसंद नहीं? उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर मुझे शायरी पढ़ने की हद तक पसंद है लेकिन मैंने कभी शेर कहने की शऊरी कोशिश नहीं की। कौन सी खातून शायरा आपको अच्छी लगती हैं? क्या जवाब देती हैं? सर मुझे अदा जाफ़री बहुत पसंद हैं, उनके बाद परवीन शाकिर और किश्वर नाहीद मुझे अच्छी लगती हैं। परवीन शाकिर की किसी मशहूर गज़ल के 2 अशार सुनाइए। कई सारी गज़लें ऐसी हैं परवीन की जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, ये देख लें, या उसके टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, या बहुत सारी और। देखिए ये कौन से 2 शेर सुनाती हैं किसी एक गज़ल के। हाँ जी, ये मेरी पसंदीदा भी ये गज़ल है और ये शेर भी। बख्त से कोई शिकायत है ना अफ़लाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। हाथ तो काट दिए कूज़ागरों के हमने, मौजिज़े की वही उम्मीद मगर चाक से है। तो ये 2 शेर परवीन शाकिर की मशहूर गज़ल से, और पैनल की तरफ से आवाज़ आई कि बहुत खूब, कौन से अफ़साना निगार को आपने ज़्यादा पढ़ा है? सर ग़ुलाम अब्बास को मैंने ज़्यादा पढ़ा है। ग़ुलाम अब्बास का नाम आया तो सवाल क्या बना कि कौन सा अफ़साना उनकी वजह शोहरत बना? तो उम्मीदवार जवाब देती हैं कि सर यूँ तो उन्होंने बहुत कम अफ़साने लिखे लेकिन जितने भी लिखे मयारी लिखे। उन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत उनके अफ़साने आनंदी ने दी। सवाल किया गया गरम कोट भी ग़ुलाम अब्बास का अफ़साना है? ज़हन पर ज़ोर दीजिए और जवाब सोचिए, क्या गरम कोट ग़ुलाम अब्बास का अफ़साना है? याद कीजिए,
देखिए ये क्या सवाल का जवाब क्या देती हैं? नहीं सर, ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। याद रखिए गरम कोट जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। इसी तरह का एक और नाम भी तो था जो गुलाम अब्बास से मंसूब था। क्या नाम था उस अफसाने का, सोचिए। पैनल क्या सवाल करता है? इस नाम से मिलता जुलता नाम गुलाम अब्बास के एक अफसाने का भी है। आपको याद आ रहा है? आपको याद आया? नहीं आया तो देखिए। जी सर, ओवरकोट के नाम से गुलाम अब्बास का अफसाना है। वेरी गुड। अच्छा, अफसाना किस अफसानवी सिन्फ की इर्तकाई सूरत है? सर, अफसाना नावल की इर्तकाई सूरत है। देखिए नावल में पूरी इंसानी ज़िंदगी और अफसाने में इंसानी ज़िंदगी का कोई भी एक रुख पेश किया जाता है और दोनों में ही हकीकत पेश की जाती है, बयान की जाती है। एक बहुत मशहूर नावल में शऊर की रो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नावल का नाम जहन में आ रहा है? उम्मीदवार घबरा रही हैं और उनका जवाब है उदास नस्लें। पैनल मुतमईन नहीं हुआ। आप वो कहते हैं कि आपको एक और हिंट देते हैं, एक और आपको क्लू देते हैं। और वो क्या हिंट है? कि नावल निगार एक ख़ातून है। जी जी सर, मुझे याद आ गया। आप कुरतुल ऐन हैदर की बात कर रहे हैं ना? उनके मारूफ नावल आग का दरिया में इस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। आपका पसंदीदा नावल? पैनल की तरफ से सवाल किया गया। सर, उमराव जान अदा। उम्मीदवार ने जवाब दिया। वजह? सर, इस नावल के किस्से, इसकी अलमियाती फ़ज़ा और इसके उसलूब की वजह से ये नावल मेरा पसंदीदा नावल है। जमीला हाशमी को आदमजी अवार्ड उनके किस नावल पर दिया गया था? पैनल की तरफ से सवाल आया तो उम्मीदवार ने जवाब दिया। सर, जमीला हाशमी को उनके नावल तलाश बहारा पर आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। आप शायरी पढ़ती भी हैं? पैनल ने सवाल किया। आप शायरी पढ़ती भी हैं और ख़ुद भी शायरा हैं। सनत तलमीह के बारे में कुछ बताएं। सर, जब शायर किसी शेर में किसी तारीख़ी वाक़े या शख्सियत का इशारे से ज़िक्र करता है और उससे शेर में मतलब पैदा होता है तो इस शेरी खूबी को सनत तलमीह कहते हैं। पैनल ने फ़ौरन सवाल किया, ऐसे दो शेर सुनाइए जिनमें ये शेरी खूबी मौजूद हो। उम्मीदवार ने जवाब दिया। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और उसके अलावा दूसरा शेर कौन सा है? इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। ये दो शेर हैं। देखें, इसमें एक में इब्राहीम का नाम है और दूसरे में इब्ने मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है। तो यहाँ से तारीख़ी शख्सियत हैं और तारीख़ी शख्सियत, तारीख़ी वाक़े या इस तरह का किसी भी जगह पर किसी भी शख्सियत की तरफ इशारा किया जाए तो इससे तलमीह का आंसर पैदा हो जाता है, खूबी पैदा हो जाती है। हसरत मोहानी ने अपने एक शेर में जबरी मशक्क़त और मशक़ सुखन का ज़िक्र किया है। शेर सुना सकती हैं? जी सर। है मशक़ सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। पैनल ने हसरत के हवाले से ही दूसरा सवाल किया कि हसरत एक रिसाला भी निकालते थे, क्या नाम था उसका? सर, उर्दू मुअल्ला। अच्छा, पैनल ने अब बिल्कुल मुनफरिद सवाल किया कि अगर आप लेक्चरार मुंतखब हो गई तो अपने मज़मून को दिलचस्प बनाने के लिए पहला काम क्या करेंगी? देखें, ये सवाल सिर्फ़ इनके लिए नहीं है, आप सब के लिए है। चूँकि और अक्सर औक़ात ये पूछा जाता है या पूछा जाता है आप अपने सब्जेक्ट को मुनफरिद कैसे बनाएंगी, या ये पूछा जाता है आपका तरीक़ा तदरीस क्या होगा, आप कौन सी नई चीज़ें लाएंगी। इस तरह के सवालात होते हैं। तो ये जो सवाल है इसका जवाब उम्मीदवार ने क्या दिया? सर, मैं अपने तलबा और तालिबात के अंदर इस मज़मून से मुतल्लिक़ शौक़ पैदा करने के लिए उन्हें अमली सरगर्मियों का हिस्सा बनाऊँगी। सर, हमारे यहाँ ड्रामे को पढ़ाया जाता है, जबकि हमने पढ़ा है और सब जानते हैं कि ड्रामा करके दिखाने की चीज़ है। मैं निसाब में मौजूद ड्रामों को पढ़ाऊँगी, बाद में पहले तलबा से कहूँगी कि करके दिखाएँ।
ऐसा ही मैं अफसानों के साथ करूँगी। किताब में जिस किसी तारीख़ी इमारत या शख्सियत का ज़िक्र आएगा तो मेरी कोशिश होगी कि तलबा को वहाँ ले जाकर वो इमारत दिखाऊँ, उस शख्सियत के मज़ार पर ले जाऊँ। सर, जब तक तलबा के लिए इस मज़मून को ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प नहीं बनाया जाएगा तब तक तलबा इस मज़मून में दिलचस्पी नहीं लेंगे। पैनल की तरफ से सवाल आया, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, ख़ाबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। गालिब के इस शेर में किन तहज़ीबों का ज़िक्र हुआ है? ये बड़ा अहम सवाल है। उम्मीदवार ने क्या जवाब दिया? सर, इस शेर में गालिब कदीम और जदीद तहज़ीब का ज़िक्र कर रहे हैं। पैनल ने आखिरी बात कही कि बेटा अब आप जा सकती हैं। तो उम्मीदवार ने कहा बहुत शुक्रिया सर, और वो कमरे से निकल आई। तो जनाब, ये था आज का इंटरव्यू नंबर 7। इससे पहले आपको 6 इंटरव्यूज़ आपके लिए मदद के लिए अपलोड किए जा चुके हैं। ये आज अपलोड किया जा रहा है और एक इंशाल्लाह 8वां इंटरव्यू जो है वो कल किया जाएगा। आप में से जो अहबाब, जो उम्मीदवार, जो तलबा व तालिबात मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें, उनके लिए मैंने अपने वीडियोस के मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूं। आप उस लिंक पर जाकर फ़ौरी तौर पर ग्रुप का हिस्सा बन जाए, क्योंकि जैसे ही ग्रुप मेंबरान की तादाद मुकम्मल होगी हम ग्रुप को क्लोज़ कर देंगे और फिर क्या होगा कि ज़ाहिर है कि फिर आप ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते और फ़िलहाल दूसरा ग्रुप बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, ग्रुप में मुकम्मल खामोशी थी या कैंडिडेट्स आपस में बात कर रहे थे। किसी सरगर्मी का मेरी तरफ से आगाज़ नहीं था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बरसात का मामला था और कई और तरह की चीज़ें थी। लेकिन अब ऐसा है कि जो संजीदा मेंबरान हैं ग्रुप के, जो कि पढ़ना चाहते हैं और चैनल के साथ सिंसियर हैं, इसका मतलब है आप मेरी मेहनत के साथ सिंसियर हैं। जिस तरह मैं आप सबके मुस्तकबिल के लिए परेशान भी होता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, आप सबको बल्कि आप में से उन तमाम मर्द उम्मीदवारों को मुबारकबाद जिन्होंने लेक्चरार उर्दू का जो तहरीरी इम्तिहान था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर उन्होंने जो दिया था इम्तिहान, उसका नतीजा आया और मेरिट बहुत हाई रहा था। तो इसका आप यूँ ना सोचिए कि देखें इतना ज़्यादा हाई रहा और ये कैसे, बड़ा टफ मामला रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिस नौइयत का पेपर था उसी नौइयत का मेरिट रहा है। ठीक है जी। जो लोग पिछली बार कमीशन में नहीं हो सके उनमें से उनकी अक्सरियत जो है वो इस बार भी अपीयर हुई, यानी वो एक तरह से पुराने एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके थे ये, और फ़ौरन ये हो गया। तो उनकी तैयारी तो पहले से की हुई थी। तो पेपर बनाने वालों ने पेपर भी उस नौइयत का बनाया ताकि मेरिट जो है वो हम हाई रख सकते हैं। जिसे आप हाई कहते हैं तो यकीनी तौर पर ये हाई होगा। और मुझे चंद एक स्टूडेंट्स पर, उम्मीदवारों पर बहुत ज़्यादा में दुख है मुझे और अफसोस है कि वो नहीं हो सके। एक मेरे स्टूडेंट ने तो मुझे यहाँ तक, यानी कुछ ही पॉइंट्स का फ़र्क था, तो मैंने उनसे ये कहा कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत होगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ रहिए। जिस तरह का मैटर आप चाहेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर अपलोड होता रहेगा। आपकी तरफ से दिया गया वॉच टाइम मुझे मालूम होता रहेगा, तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप इस चैनल के साथ हैं। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी तैयारी का सिलसिला शुरू किया जाए तो आप क्या करेंगे, आप फ़ौरी तौर पर लिंक से ग्रुप ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर जो भी वीडियो का लिंक पोस्ट किया जाए उस वीडियो को देखेंगे और मुझे बताएंगे सर मैंने देख लिया। तो इंशाल्लाह उसके बाद और अब मैं सोच रहा हूँ कि नोट्स देने का सिलसिला दोबारा से शुरू किया जाए। मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये फ़ैसला या ये सोच कहाँ तक दुरुस्त है, क्या वाकई आपको नोट्स चाहिए
तो क्या मुझे ये करना चाहिए? वीडियो हस्बे मामूल लंबी होती जा रही है, और जो प्यार करते हैं चैनल के साथ, जो चैनल से सिंसियर है, वो तो देखेंगे। तो बहरहाल देखिएगा, आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी मशवरा हो, ज़रूर दीजिएगा। आपकी आरा का मुंतज़िर रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।